हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में देखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दिव्य पारासार आज आपके लिए शुरू कराने जा रहा हूं साइंस की महामैराथन क्लास। गाइस, ये वो क्लास होगी जिसमें साइंस पूर्ण रूप से खल्लास होगी। ये उन स्टूडेंट के लिए है, बोर्ड के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप जानते हो कि बोर्ड के हमारे एग्जाम 21 फरवरी या 22 फरवरी से स्टार्ट हैं, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो एक ऐसी मैराथन क्लास लेके आए जिसमें हम पूर्ण रूप से साइंस को पूरी खल्लास कर देंगे। जिन स्टूडेंट ने पहले से साइंस कर रखी है तो उनके लिए वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। ये जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखी है तो उनके लिए तो ये गॉड गिफ्ट या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इस वाली क्लास को अच्छी तरह लेते हैं, पूरे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो यकीन मानो आप एग्जाम में जब जाओगे तो आप बहुत आत्मविश्वास से भर के जाओगे। तो ये क्लास को बहुत अच्छी तरह का करेंगे और अच्छी तरह पढ़ना, इस वाली क्लास को पूर्ण रूप से अच्छी तरह करना। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस क्लास को, बेहतरीन क्लास को। उससे पहले हमारा एक निवेदन सदैव आपसे रहता है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे जितने हमारे नोटिफिकेशन स्टडी रिलेटेड आपको मिलते हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्लास को, स्टार्ट को। अच्छा, अभी आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाइक नहीं करते तो पूरी क्लास को आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए। देखिए कि ये क्लास वास्तव में लाइक करने लायक हो तो लाइक कीजिए, नंतर डिसलाइक भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। चलते हैं गाइस, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी लेते हैं केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री को फुल कंप्लीट कराने के बाद फिर हम आपकी लेंगे भौतिक विज्ञान, जो आपके फिजिक्स जिसको बोलते हो। फिर बेटा आपकी हम करते हैं जीव विज्ञान को स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री को बिल्कुल बारीक से करेंगे। मैं आपको इस पूरी साइंस में आपको डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सारी कराऊंगा। अब ये वन शॉट रिवीजन भी होगा, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं एक डेफिनेशन को आपको लिखूंगा। बाकी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आप पेन एंड पेपर लेके बैठें और अच्छी तरह इस क्लास को अच्छी तरह एंजॉय करें। बाकी रिकॉर्डिंग क्लास होगी, अब बाद में भी इस क्लास को ले सकते हैं, जितनी चाहो उतनी बार देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। शुरू करते हैं नए चैप्टर को। पेन एंड पेपर लेके बैठे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री को। जैसे कि आप जानते हो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन कई स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो इस क्लास का आनंद ऑफलाइन में भी ले रहे हैं। मैं भी आपको उनसे रूबरू कराता हूं, थोड़ा समय दीजिए। केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, इसको बिल्कुल बारीक से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, कोई चीज रटेंगे नहीं। क्यों रटते हैं तो भूलने के चांस पूरे रहते हैं। मैं पूरी क्लास में आपको मैं मैथ तो बिल्कुल समझा के कराता ही हूँ, बाकी आपको मैं साइंस भी कराऊंगा, तो उसमें आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चीज को, एक एक डेफिनेशन को, एक एक डेरिवेशन को, एक एक न्यूमेरिकल को आपको बारीकी में समझाऊंगा। कोई चीज याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने पेन और पेपर इसलिए लेके बैठे क्योंकि मैं आपको कुछ डेफिनेशन बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर इधर नोट करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा और हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको, केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान। इसमें हमारा पहला चैप्टर बनता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को याद करा दी जाती हैं तो उनको दिक्कत ये होती है, बड़ी वाली केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनको दिक्कत ये होती है कि वो लगाना भूल जाते हैं कहां पर क्या चीज लगेगा। वो याद करते हैं और एग्जाम के टाइम इतना प्रेशर होता है हमारे पास, अगर हम उस चीज को भूल जाते हैं तो हमें लगता है कि समय हमें याद करने में लग गया और पता चला वो चीज याद भी नहीं आई, हमसे गलती हो गई। जब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे नंबर भी 100% पूरे आने चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं। जैसे कि आपने देखा है, मैं थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूं उसका। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराता हूं तो सभी बच्चे जानते हैं कि भाई इससे जल बनता है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये है अपना ऑक्सीजन, ये दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम जल बोलते हैं। लेकिन डियर माय स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये H2O ही क्यों बना, HO2 क्यों नहीं बना, H3O4 क्यों नहीं बना,
क्योंकि कई स्टूडेंट्स को याद कर लेते हैं कि H2O बनता है। जैसे कि मैं अगर Na की सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराता हूं तो हमारा बन जाता है NaCl। अब यहां पर आप देखो, यहां पर H2 बना, जबकि यहां पर Na अकेला रहा, ठीक है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर O है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर 2 नहीं लगा, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी अभिक्रिया और लेता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फेट से कराता हूँ तो आपका बनता है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। ये मैं आपको बारीक से एक एक चीज को समझा दूंगा। अभी आपको बस इतना समझो कि ये हो क्यों रहा है, कि यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर 2 नहीं लगा। इसका फॉर्मूला H3SO4 क्यों नहीं बना? इसका फॉर्मूला Na2Cl2ACl3 क्यों नहीं बना? या इसका फॉर्मूला HO2 क्यों नहीं बना? ये H2O क्यों बना? ये NaCl क्यों बना? ये H2SO4 क्यों बना? ये बताइए। तो उसको मैं अच्छी तरह समझाता हूं आपको कि ये ऐसा होता क्यों है। देखिएगा, कभी भी रिएक्शन होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया बनने के लिए हमें उसके संयोजकता मालूम होनी चाहिए, लेकिन संयोजकता से पहले हमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या मालूम होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया मैं ऑक्सीजन से करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलती हैं ये आपको, वो तो मैं एक क्लास आपको दे दूंगा, उसमें ही मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, उसमें ही मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ये बात की गारंटी है। मैं जितना पढ़ाता हूं कुछ भी याद नहीं कराता, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, ऑक्सीजन संख्या, तो +1 होती है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो -2 होती है, ठीक है। इसकी +1 होती है, इसकी -2 होती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो वाले साइनों में चेंज होते हैं, प्लस माइनस में। लेकिन अगर यही संयोजकता वाली बात आ जाए तो हम साइन हटा देते हैं। अगर इसकी संयोजकता देखी जाए तो 1 होती है, इसकी संयोजकता देखी जाए तो 2 होती है। क्या स्टूडेंट को यही नहीं मालूम होता कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता में अंतर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में अंतर क्या है? डियर माय स्टूडेंट, ये वैलेंसी होती है, जिसमें साइन हटा दिए जाते हैं वो वैलेंसी हो जाती है, और जिसमें साइन लगे होते हैं प्लस और माइनस में लगे होते हैं, डियर माय स्टूडेंट, वो आपके ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या होती है। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और इसे बोलेंगे संयोजकता, जिसे वैलेंसी बोलते हैं। तो कभी भी दो तत्वों की, दो परमाणुओं की अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए अगर हमें क्रिया करानी है। या तो आपको याद हो H2O, बाकी वैसे आप प्रैक्टिस इतनी करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1% भी गलती ना करें, ठीक है। ये बनता कैसे है? तो हमने देखा हाइड्रोजन की +2 +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ये 2 उधर पहुंचेगा तो बनेगा H2, और 1 उधर पहुंचेगा तो O1, और 1 का कोई मान होता नहीं है तो हमारा बन गया H2O। ये हमारा जल का फॉर्मूला बन गया। लेकिन जल हम इसे बोलते हैं, इसका केमिकल नाम देखा जाए तो डियर माय स्टूडेंट, ये H क्या है आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और O क्या बेटा? ऑक्सीजन है। तो बेटा एक पहला हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा बेटा हमारा ऑक्सीजन है। हम दूसरे को आइड के रूप में बोलते हैं। किसके रूप में बोलेंगे? आइड के रूप में। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर इसका केमिकल नाम देखा जाए तो डियर माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर डियर हम देखें कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने NaCl बना, हमें नहीं मालूम क्या बनना है। लो ये भी रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। हमें नहीं मालूम क्या बनना है, हमने रखा भाई Na एक तरफ रख लिया और Cl एक तरफ रख लिया, ठीक है। सोडियम का देखा, सोडियम की हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, और क्लोरीन की देखा तो -1 हो गई। बात सही नहीं सही है? अगर आप देखो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो ये अभिक्रिया कर देंगे तो ये बन जाएगा NaCl। तो हमारा बन गया NaCl। कोई दिक्कत? यहां पर आप देखो, यहां पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया H2SO4 से हो रही है। चाहो तो 2 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन एक तरफ लिया और SO4 एक तरफ लिया। हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन संख्या होती है +1, जैसे कि मैंने पहले भी लिख दिया था, और SO4 जो सल्फेट होता है, इसको वो इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है -2। तो आप अभिक्रिया कराओगे, अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं ये तो दिख रहा थोड़ा। अच्छा ऊपर कोई नहीं, इधर इधर देख लो। जैसे कि इसको इधर ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने हाइड्रोजन लिया और SO4 ले लिया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की देखी जाए तो बेटा +1 होती है और SO4 की -2 होती है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इधर आ जाएगा तो H2 हो जाएगा, और 1 इधर पहुंचे तो 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो SO4। तो हमारा जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फेट से होगी तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा H2SO4। इससे क्या होगा, आप कभी भी जो फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले होते हैं, ये आप गलत नहीं करोगे, इसे आप पूर्ण रूप से बनाना सीखोगे।
तो ये हमारा बन गया हाइड्रोजन जीरा और सल्फर जीरा, अगर सल्फेट, सॉरी सल्फर नहीं है, सल्फेट है। SO3 आपका सल्फाइड होता है, ध्यान रखना, ये होता है आपका सल्फाइड, सल्फाइड। SO4 आपका सल्फेट हो जाता है, और आपका S होता है सल्फाइड, जिसे सल्फर भी बोलते हो आप। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर डा आता है, यहाँ पर टा आता है। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, लेकिन इनकी सबों की देखिए, और ये सल्फेट है, ठीक है। इनकी सबों की ऑक्सीजन संख्या देखिए तो -2 -2 -2 ही होती है, सही है। तो 2 इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और 1 इधर चले जाओ तो बन जाएगा H2SO4, ये हमारा बन गया। अब इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है हाइड्रोजन, और SO4 क्या है सल्फेट, तो बेटा नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, नाम हो जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन तो हो ही गई, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करना भी हमें अति आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक तराजू के दो पल्लड़ बराबर नहीं किए जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो हमें ये आपकी LHS से मान सकते हो, इसे आप RHS मान सकते हो, ये हमारी बैलेंस होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से सिखाऊंगा ये बैलेंस क्यों की जाती है, समझ में आ गया ना। ये बैलेंस भी होनी चाहिए, तो बैलेंस कैसे होंगी, जैसे आपने देखा यहाँ पर सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पर सोडियम कितने 1, तो सही है भाई। क्लोरीन कितना 1, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना 1, तो ये हमारी पूर्ण रूप से सही है, ठीक है। जैसे आप इस वाले को देखो, अगर देखा हाइड्रोजन कितने हैं 2, जैसे मैं इधर ऑक्सीजन भी 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है। तो हमें पहले से बैलेंस करना पड़ेगा। हमारी रिएक्शन तो हो गई, लेकिन इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। जैसे कि तराजू के दो पल्लड़ देखे आपने, जब तक बराबर नहीं होंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, मजा नहीं आएगा। तो इनको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये हम इसके बराबर, ध्यान रखना डियर माय स्टूडेंट, अगर मैं 2 को 4 के बराबर रखूंगा तो ये गलत बात हो जाएगी ना, कि 2 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें अगर 2 जोड़ दूं बेटा तो सही है ना, या फिर बेटा मैं इसमें 2 घटा दूं तो सही है। अब ये बराबर कैसे, तो 4 में 2 घटाएंगे तो भी 2 बचेंगे, या मैं इस 2 को इधर ऐड कर देता हूं तो 2 2 ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, तो ये सही है। लेकिन बेटा जब तक ये बैलेंस, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो बेटा हम कह नहीं सकते कि बराबर है। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो हमें पहले ऑक्सीजन को क्या करना है 2 करना है। अच्छा, जो भी हम करते हैं इसके आगे करते हैं, इसके पीछे नीचे नहीं करेंगे। नीचे जो करते हैं बेटा, जो ऑटोमेटिक बेटा फॉर्मूला बनता है वो उसके वजह से बनता है, आपको ऑक्सीजन संख्या से। ऐसा नहीं कि इधर 2 तो आपने इधर 2 कर दिया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इधर बिल्कुल नहीं करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो हम इधर 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर देंगे। अब आप देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो, 2 दूनी 4 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इधर भी हम 2 कर सकते हैं। ये बन गई आपकी पूर्ण रूप से अभिक्रिया। बात सही है। अब जैसे कि यहाँ पर तो पूर्ण, हमने यहाँ पर तो पहली बैलेंस कर दी, ये बिल्कुल सही थी हमारी अभिक्रिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फेट से हुई तो हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसे हाइड्रोजन सल्फेट तो बोलते ही हैं, इसका एक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका एक नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4, और इसे अम्लों का राजा भी बोलते हैं, इसे अम्लों का राजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो चलते हैं इस चैप्टर को आगे की ओर लेते हुए। सबसे पहले हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आपका सबसे पहले आता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंज। अब परिवर्तन 2 टाइप के होते हैं आपके। परिवर्तन अपने 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और दूसरा हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो CBSE से होंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा बाइलैंग्वेज इसको करने की। बाकी आप जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं
मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं दोनों लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ये वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम इसे हिंदी में ही लैंग्वेज में लेके चलेंगे। बाकी मैं जितना हो सकता है वही लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। और समझना तो हिंदी में ही है, लिखना वैसे इंग्लिश में होता है। अब तो डियर माय स्टूडेंट समझ में आओ, समझो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि अगर मैं पानी को लूं और पानी को अगर मैं फ्रीजर में रख देता हूं तो बर्फ बन जाती है। पानी का सूत्र क्या होता है बेटा? H2O। अगर बेटा मैं अगर इसे फ्रीजर में रख देता हूं तो बर्फ का सूत्र क्या बन जाता है? H2O। अगर उसी पानी को मैं गर्म कर देता हूं, वो भाप में चेंज हो जाता है, तो बेटा भाप का बेटा सूत्र क्या हुआ? H2O। तो क्या बताओ, क्या फिजिकल चेंजिंग में फिजिकल चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ क्या? केमिकल चेंज हुआ इसका? कोई नया पदार्थ बना क्या? उसका फॉर्मूला सेम का सेम रहा, फिजिकल चेंज होगा उसमें, भौतिक अवस्था चेंज होगी उसकी, ठीक है, लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। सिंपल डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, ज्यादा याद करके लिखनी नहीं है, सिंपल छोटी डेफिनेशन लिखना। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, उसे क्या कहते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें बेटा क्या होता है बेटा? कुछ नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि अगर मैं पेपर को जला देता हूं, कागज होता है, कागज को जला दूंगा तो बेटा कागज अलग था और वो जल गया बेटा, वो अलग बन गया। जैसे कि लोहे में जंग लगना, और लोहा जहां आयरन था उसमें बेटा ऑक्सीजन की बेटा परत चढ़ी तो आयरन ऑक्साइड बन गया। तो एक नया पदार्थ बन जाना बेटा वो क्या? केमिकल चेंज। और जो नया पदार्थ नहीं बनता वो होता है भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाए। भौतिक परिवर्तन बेटा बाद में बेटा क्या होता है कि जब चेंज हो जाता है उसके बाद बेटा उस रूप में ला सकते हैं, 90% को ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को बर्फ बनाएंगे तो एक परिवर्तन हो गया, उसकी अवस्था में चेंजिंग आ गई। लेकिन अगर उस पानी को बेटा द्वारा हम हीट और बर्फ को द्वारा हीट दे देंगे तो द्वारा पानी में चेंज हो जाएगा, तो मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन अगर हम पेपर को जला देंगे तो बेटा वो राख में बन गया, कार्बन में बन गया, लेकिन अब उस कार्बन को बेटा हम द्वारा पेपर नहीं बना सकते। तो ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, ओनली भौतिक अवस्था में चेंजिंग आए। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाए। जैसे कि लोहे में जंग लगना, जैसे कि दूध का फटना, जैसे कि दूध से दही बनना, ये क्या है? केमिकल चेंज। मैं लिखा देता हूं, वह परिवर्तन जिसमें सिर्फ जिसमें नया पदार्थ न बने, जैसे फॉर एग्जांपल पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, और हम दे सकते हैं पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना। अब ये और आपके जहां रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कागज का जलना, लोहे में जंग लगना,
दूध से दही बनना, आदि। अब डियर माय स्टूडेंट, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक कैंडल है, ये आपकी क्या है, कैंडल, और उसमें इसकी लिए बेटा लौ लगा जला दी है, तो उसमें बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? कोई भी फिजिकल चेंज जैसा जी। फिजिकल चेंज है ये। और कोई स्टूडेंट? सर इसमें दोनों ही हैं। दोनों भी हैं, दोनों हैं, दोनों मतलब कैसे हैं? बताओ बताओ, एक बताओ, दोनों बताइए बताइए, बताने की कोशिश करो बेटा, बताने में कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो वैक्स था, वो जो मतलब मोम था, वैक्स क्या था उसमें, वो जला तो वो केमिकल चेंज लिक्विड में। अच्छा अच्छा, सर बताते हो जैसे अभी इसमें मोमबत्ती का पिघलना, ये तो भौतिक ये भौतिक परिवर्तन एक को बोलने दो। क्योंकि जो मोमबत्ती जो पिघलेगी तो नीचे की साइड आएगी, उसे हम बनाकर दोबारा भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो धागा होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, अगर वो दोबारा जल गया तो दोबारा वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। जहां आप देख रहे हो कि जब वाले ये मोमबत्ती चलेगी तो उसमें मोम बेटा टपकेगा, मोम पिघलेगा, और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन को बेटा कहलाएगा। ये मोम का पिघलना बेटा भौतिक परिवर्तन, क्यों बेटा आप देखोगे वो मोम पिघल रहा है, रहेगा तो फिर भी मोम ही ना, उसमें कोई चेंजिंग आई? उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन जो उसकी लौ जल रही है, जो धागा जल रहा है बेटा, वो क्या होगा, केमिकल चेंजिंग होगी, मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। वो बेटा फिर द्वारा से बेटा वो धागा नहीं बनेगा, लेकिन मोम को बेटा द्वारे से बेटा मोमबत्ती बना सकते हो। तो बेटा ध्यान रखना, कभी बेटा क्वेश्चन बेटा ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, वो ऑप्शन देगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन देगा रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन देगा वो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन, और चौथा देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपको कौन सा मानना है, सी वाला, क्योंकि इसमें भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक भी परिवर्तन भी है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम आपसे कैसा मजाक कर ले वो आपको भी नहीं पता है। वो क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि एक कैंडल जल रही है और कैंडल का मोम पिघल रहा है, ये कौन सा परिवर्तन है? कौन सा होगा बेटा? भौतिक परिवर्तन होगा, क्यों मोम पिघल रहा है बेटा, उसकी बेटा अवस्था में ही ओनली फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो रही है, भौतिक अवस्था में चेंज हो रही है, लेकिन बेटा केमिकल चेंजिंग नहीं हो रही है, क्यों बेटा उस मोम को द्वारा बेटा मोमबत्ती बनाया जा सकता है। क्लियर है ना बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे मत जाया करो आप, मतलब दिखते नहीं। हाँ तो मैंने देखो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड को दिखना जरूरी है ना। चलो गाइस, इस वाले क्लास को आगे को लेके चलते हैं, और 1 शॉट रिवीजन है तो थोड़ा नहीं हम स्पीड से लेके चलेंगे, तो आप कोऑपरेट करना। अब आपका आता है ढांचा रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छी से समझाऊंगा। ढांचा रासायनिक समीकरण, एक आता है ढांचा रासायनिक समीकरण और एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ये इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और से बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये क्यों बेटा क्या चीज है ये समझना, मैं एक ही बार में बेटा इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे कि मैं समीकरण देता हूं, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम जल का ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो आप डियर माय स्टूडेंट आप जानते हो कि हमारा बनेगा H2O, और इधर भी हम करा लेते हैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा H2O। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई तो H2O बन गया। इसको वैसे तो हम जल बोलते हैं, इसका केमिकल नेम हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे वाले को होता है तो बेटा हम उसे ऑक्साइड के रूप में बोलते हैं, मतलब आइड के रूप में। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब तो वो ढांचा रासायनिक समीकरण में मैंने आपको ये समीकरण लिखा हुआ है, और संतुलित रासायनिक समीकरण में मैंने आपको ये लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? तो ध्यान रखना, ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वे समीकरण होते हैं, तो ध्यान रखना ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है उत्पाद, और ये क्या है अभिकारक। क्या ये अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमें चाय बनानी होती है तो चाय के लिए हम चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, ठीक है, तो कई सामग्री लेते हैं, अदरक भी ले लेते हैं, उसमें फिर इलायची डाल दो तो और मजा आ जाता है, कंपनी वाली चाय बन जाती है। फिर उसके बाद हाँ भगोनी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दूध भी ले लेंगे, काली चाय भी तो बनती है। उसके बाद तो ये क्या थे, अभिकारक थे, जैसे चीनी हुई, चाय पत्ती हुई, आपका दूध हुआ,
पानी हुआ, अदरक हुई, या फिर आपकी इलायची हुई, ये क्या थे? अभिकारक थे, और इससे बन गई आपकी चाय। तो ये क्या है? ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारक उत्पाद हर जगह होगा, इधर भी डियर माय स्टूडेंट, इधर भी ये क्या होंगे? ये अभिकारक होंगे। अभिकारक क्या काम करते हैं? उत्पाद को बनाने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्पाद बन गया। ठीक है, तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो ढांचा रसायन समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद बैलेंस नहीं होते। ढांचा रसायन समीकरण में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? बैलेंस नहीं होते, मतलब संतुलित नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये तो सही है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसे बोलेंगे ढांचा रसायन समीकरण, मतलब ढांचा है ये बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, तो इसको बोलते हैं ढांचा रसायन समीकरण। डेफिनेशन क्या बोलोगे? वे रासायनिक समीकरण जिनका अभिकारक और उत्पाद बैलेंस नहीं है। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद बैलेंस नहीं है, बैलेंस में संतुलित नहीं है। बात सही है नहीं सही है? वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद संतुलित नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? ढांचा रासायनिक समीकरण। अब आ जाओ संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद संतुलित है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद संतुलित है, उसे क्या बोलेंगे? आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी ये दोनों कंडीशन में दोनों ढांचा रासायनिक समीकरण है, क्योंकि ये तो ढांचा है, ये भी ढांचा ही है, क्योंकि ये भी संतुलित नहीं है, तो उसको संतुलित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो हम इधर 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो इधर भी 2 कर लेते हैं। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल, और ये हो गया आपका ढांचा रासायनिक समीकरण का एग्जांपल। एग्जांपल क्वेश्चन दे देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, सोडियम की अभिक्रिया आपको सल्फर से करा देता हूँ। तो डियर माय स्टूडेंट, पहले देखो सोडियम की सल्फर से अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है? तो Na एक तरफ रख लो, S को एक तरफ रख लिया। सोडियम की ऑक्सीडेशन संख्या +1 होती है और सल्फर की -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Na2S। ठीक है, ये साइन हट जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो हमारा बन गया Na2S। ऐसे मैं इधर करा देता हूं, उसकी सोडियम की अभिक्रिया सल्फर से करा देता हूं, तो हमारा बनेगा Na2S। तो दो ये क्या है? हमारा ढांचा रासायनिक समीकरण, ये संतुलित, तो उसको संतुलित करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1। तो ये ढांचा रासायनिक समीकरण चल ही रहा है। संतुलित समीकरण में बराबर करना है। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हम इसको 2 कर लेते हैं, और 2 हम इधर नहीं करेंगे, इधर कर दिया हमने, ये गलत है, हम 2 इधर कर देंगे, इधर कर देते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो ये बन गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ये सोडियम है और ये सल्फर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फाइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, ऐसी सेम इसका नाम होगा सोडियम सल्फाइड। तो ढांचा रासायनिक समीकरण और संतुलित समीकरण में आपको पूरा अंतर समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर माय स्टूडेंट, आपको पता लगा कि ढांचा रासायनिक समीकरण और संतुलित समीकरण में क्या अंतर है। ढांचा रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद संतुलित नहीं होते हैं, और संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं? वे समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद समीकरण वो संतुलित होते हैं। लेकिन आगे से आप जितनी भी रिएक्शन करोगे वो संतुलित रासायनिक समीकरण में करोगे, ढांचा में नहीं करोगे। लेकिन ढांचा अगर वो पूछता है तो आप डेफिनेशन भी अच्छी दे दोगे, उसके एग्जाम्पल भी आप दे दोगे। और संतुलित में पूछता है, संतुलित की डेफिनेशन दे देना, जो मैंने आपको बताया है वो आपको यकीन मानो आपको मैंने याद बिल्कुल भी नहीं कराया है, और बाकी आप समीकरण भी दे सकते हो। तो इसमें बैलेंस आपको करना है, इसमें बैलेंस नहीं होनी चाहिए, इसमें बैलेंस नहीं होनी चाहिए, इसमें बैलेंस होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम समीकरणों को संतुलित क्यों करें। दो ये इतना ही है बस कॉन्सेप्ट, ये पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका काम आपको पूरी केमिस्ट्री में आने वाला है। क्वेश्चन आता है कि संतुलित समीकरण को संतुलित क्यों करें, मतलब अभिकारक उत्पाद को संतुलित क्यों करें। कोई स्टूडेंट है जो बताएगा ऑफलाइन से हमारे से, कोई भी एक स्टूडेंट्स, कि हम समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं। बराबर तो करने के लिए करते हैं, वो तो हकीकत बात है। लेकिन क्या कारण, सीधे बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 से 4 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का तो आएगा, वो सीधे बोलेगा समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। कोई ना कोई तो कारण होगा ना, ढांचा ही रहने दो उनको। सर अगर ये संतुलित नहीं होगा तो फिर कोई नया पदार्थ नहीं बन पाएगा ना। नहीं, नया पदार्थ तो बन गया ना, नहीं तो संतुलित तो बन गया।
जैसे हम चाय बना रहे हैं, अब हम चाय को हम दूध से तो नहीं बना सकते ना, उसमें चीनी और चाय पत्ती डालनी पड़ेगी ना। हाँ, कोशिश करिए अपने बताने की, सही बताने की, बट बता नहीं पाई। मैं आपको बताता हूँ। सर रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए, किसके लिए? रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया तो बननी है ना, यहाँ पर भी तो बननी है। नहीं सर पूरा इसके फिगर्स बनाने के लिए तो एक आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है? क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। मैं आपको बता देता हूँ लिख के, आवाज नहीं बेटा, सीधे क्वेश्चन आएगा 1 या 2 नंबर का। 2 नंबर का तो आएगा ये द्रव्यमान संरक्षण नियम। देखो ये क्या कहता है? ये कहता है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं एक शरबत बनाना चाहता हूं, तो शरबत के लिए क्या करूंगा? पहले पानी लूंगा, उसमें चीनी डाल दूंगा। पानी डाला, चीनी डाला, हमारे बंदे बोल रहे हैं कि उसमें रूअफ़ज़ा भी डाल दो, चलो रूअफ़ज़ा भी डाल दिया। अब उसमें शिकंजी बनाने के लिए नींबू मटर लगा देना। तो आप यकीन मानो, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूं जिससे बच्चे को अच्छी तरह याद है। मैंने क्या लिया? मैंने लिया, सपोज करो ये मैंने 100 ग्राम ले लिया पानी। 100 ग्राम क्या ले लिया डियर माय स्टूडेंट? पानी प्लस इसमें 10 ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है ना? प्लस मैंने 2 ग्राम डाल दिया रूअफ़ज़ा, ग्राम डाल देता हूं सर, ये मैं डाल दिया रूअफ़ज़ा, ठीक है? समझ लेना, रेड है ये। आधा नींबू। अगर नींबू क्यों डालेंगे शरबत में? मुझे लग रहा भारत के रहने वाले नहीं हो तुम, पाकिस्तान से आए हो हैं, ठीक है ना? 100 ग्राम पानी, 10 ग्राम चीनी और 10 ग्राम मैं डाल देता हूं आपका रूअफ़ज़ा। तो डियर माय स्टूडेंट, ये मैंने रिएक्शन करवाया, ये क्या था? अभिकारक थे ना। अब मैं इससे क्या बना रहा हूं? उत्पाद बना रहा हूं। तो उत्पाद बनाऊंगा तो आप जानोगे कि ये हमारा क्या बनेगा? शरबत बन जाएगा। क्या बनेगा? शरबत बन जाएगा, ठीक है ना? शरबत बनेगा तो ये कितने ग्राम का बनेगा? तो 100 ग्राम पानी था, उसमें 10 ग्राम चीनी थी और 2 ग्राम क्या था? रूअफ़ज़ा था। तो 100 और 110 और 2 के 2 112, ये बनेगा 112 ग्राम का बनेगा। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों बैलेंस है ना? क्या मैं इसको 110 ग्राम ले सकता था? क्या मैं इसको 110 ग्राम ले सकता था? बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। ये 112 ग्राम ही रहेगा। इसलिए हमें दोनों समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। ये बेटा किस वजह से करना पड़ता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। तो आप द्रव्यमान संरक्षण नियम का अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप समझा सकते हो। क्या बोलोगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद दोनों ही बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण नियम कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है? तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, यही ले लेता हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले ले लेता हूं। मैंने हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, बन गया आपका H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, बन गया, ठीक है? ये आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर कितना द्रव्यमान हुआ, तो आप देखोगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपका 16, ठीक है ना? मान लो वैसे 16 ही होता है इसका, तो यार बाकी आप कहोगे तो मैं ये भी समझा दूंगा आपको। तो आप देखो यहाँ पर कितने हो रहे? 16 दूनी 32 और 1 कितने हो गए? 33। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 33। अगर मैं इसको देखूं, इसको सही करूं, तो 2 तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो आप देखोगे 2 + 16, ये कितना हो गया? 16 और 2 18, जो कि बैलेंस नहीं है ना, तो बैलेंस इसे करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 2 लगा देता हूं, जैसे कि इस वाले को देखो यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूं आपको। इसका तो आपने करके देख लिया, अब देखो यहाँ पर मैंने ये बैलेंस कर दिया ये। अब तो उसका देखो, तुम देखोगे दोनों का द्रव्यमान बराबर हुआ। यहाँ पर देखते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू हाइड्रोजन कितना बेटा? 1, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है डियर माय स्टूडेंट? 16। तो आप देखो 16 दूनी 32 और 4 कितने हो जाएंगे? 32 4 36। यहाँ पर इसका बेटा इस पूरे अभिकारक का द्रव्यमान कितना हो गया? 36। अब इसको देख लेंगे ना, 2 ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मैंने ये पूरे ब्रैकेट में काम करता है, ध्यान रखना। ये 2 लगाया 3 लगाया, पूरे में पूरे समीकरण में काम करेगा ये, ठीक है? ये 2 बेटा आगे आ जाएगा, इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे? 16। तो आप देखोगे 16 और 2 एकम 2, 16 2 कितने हो गए?
18 और 18 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, तो कितना हो जाएगा डियर माय स्टूडेंट 36। तो दो बराबर है कि नहीं है? यस सर। बराबर है ना? तो बेटा यही होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या कहता है बेटा, जो आपका अभिकारक और उत्पाद बेटा दोनों ही समान रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इसलिए हमें समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, आप इसके सोल्व कीजिए। सर ये H2O है सब हाइड्रो, बैठ होने का बोलो है। तो चुप नहीं हो रहा सर, चुप जाओ। आवाज नहीं बेटा। तो कई स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन के माध्यम से इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से भी आपको रूबरू कराता हूं कि वे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मौका मिला है, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को बड़े आनंद रूप से ले रहे हैं। हाय तो कर दो बेटा। हेलो। चलते हैं गाइस, इस वाले चैप्टर को आगे की ओर लेते हुए और सारे चैप्टर को अच्छी तरह जल्दी से जल्दी खत्म कराते हैं, क्योंकि हमें और भी चैप्टर कराने हैं। और आपको हमने कुछ जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन में बैठे हुए थे उनसे रूबरू कराया, उनसे भी आप मुलाकात हुई आपकी। चलिए अब हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन बने नहीं, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनने वाले हैं बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मैं सारे प्रकार करा दूंगा बाकायदा आपको अच्छी तरह समझा के, कुछ भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा। प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सबसे पहला हमारा प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब ये होता क्या समझना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ये समझना। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख सकते हो आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये होता क्या है समझना। देखो आप जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हो संयोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया इसमें संयोजन हो रहा हो, और संयोजन का मतलब क्या होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है जुड़ना। तो वे अभिक्रिया इसमें संयोजन हो रहा हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अभिकारक में ले लिया A और B और दोनों ही मिल गए और बन गए AB, तो यहाँ पर क्या है अभिक्रिया क्या हो गया संयोजन हो गया। जैसे मैं ले लिया A प्लस B प्लस C और बन गए ये A B C। तो डियर माय स्टूडेंट आप देख पा रहे हो इन दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, तत्वों का या परमाणुओं का संयोजन हो रहा है। ये अलग अलग तत्व थे, अलग अलग परमाणु थे और मिलकर एक संयोग होकर एक माने इन्होंने उत्पाद बना दिया। ये अभिकारक थे अलग अलग और इन्होंने एक उत्पाद बना दिया, इसे क्या कहेंगे बेटा संयोजन अभिक्रिया। तो हम इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह बोल देंगे, एग्जाम में आए तो सीधे बोलना। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों का संयोजन हो रहा हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का संयोजन हो रहा हो उसे क्या कहते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे कि A प्लस बी बन गया AB, A प्लस बी प्लस सी बन गया ABC। जैसे कि हमारा पुराना वाला एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराता हूं तो हमारा बन जाता है जल H2O। ठीक है ना, बैलेंस कराने के लिए इधर लगा दिया। अब देखो यहाँ पर दो तत्व थे मिलकर एक यौगिक बना लिया, संयोग हो गया, तो क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं तो बन जाता हमारा NaCl। ठीक है, तो दो तत्व थे मिलकर एक यौगिक बना लिया, संयोग होकर एक यौगिक बना लिया, इसे क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बेटा जहां इसका नाम हो जाए हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको जल बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम बेटा केमिकल नाम हो जाए सोडियम ये है, क्लोरीन ये है सोडियम क्लोराइड, और बेटा एक रूप में बेटा इसको बोलते हैं नमक, जो आप प्रतिदिन अपने भोजन में यूज करते हो। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
ये बैलेंस हमेशा करना है बेटा। यहाँ पर तो पहले से बैलेंस है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस इतना में बैलेंस कर दिया। बात सही है नहीं सही है? जैसे कि इतना ही बहुत है, पता, चाहो तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फर से करा दो तो आपका बन जाता है H2S बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, दो तत्व थे मिलकर एक संयुग हो गए, एक इन्होंने उत्पाद बना दिया, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड नंबर की हमारी अभिक्रिया आती है संयोजन के बाद, वियोजन अभिक्रिया। ये हमारी पहली अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड नंबर की आती है वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? डेफिनेशन आप आराम से बोल दोगे ना कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर या संयोग होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो बना के करना बेटा, रटना कोई चीज मत, रटोगे तो भूल जाओगे। क्लियर है ना? जैसे आप ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मीन्स सही होना चाहिए। दूसरे नंबर की हमारी आती है वियोजन अभिक्रिया। मैं इसके एग्जांपल और भी देता, लेकिन हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए थोड़ा स्पीड को लेके चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, जैसे कि आप देखो संयोजन में क्या था, संयोग होना। इसका अगर मैं संयोजन का शाब्दिक अर्थ को देखूं, शाब्दिक अर्थ देखूं, मीन से देखूं, तो बेटा क्या था, जुड़ना। क्या था बच्चे? जुड़ना। क्योंकि बेटा ध्यान रखना, एग्जाम कैसा क्वेश्चन पूछ ले आपको ही पता नहीं है। अगर बेटा आप देख रहे हो वियोजन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब अलग होना, टूटना, तो बेटा हम बोल सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, इसका मीन से क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, टूटना। क्या होना बेटा, टूटना या अलग होना, या अलग होना। तो जस्ट बेटा इसका अपोजिट है। अगर देखा जाए बेटा संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो बेटा परमाणु मिलकर बेटा एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन यहां पर क्या टूट रहे हैं, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि दो बेटा एक उत्पाद था, ए और बी था, इसमें बेटा अभिक्रिया कराई और ये बेटा टूट गया दो भागों में, या ए बी सी बहुत ले लिया, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ये बुरा मान जाए बेचारा, एक्स वाई जेड, और बेटा इनकी अभिक्रिया कराई तो बन गया ये एक्स में टूट गया, वाई में टूट गया और जेड में टूट गया। तो बेटा ये क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बेटा जुड़ रहे थे और वियोजन अभिक्रिया बेटा ये टूट रही है। तो बेटा मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि वे अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या कोई यौगिक एक व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, वे अभिक्रिया इसमें कोई यौगिक एक वो दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे बच्चे, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रटना तो नहीं है ना? वे अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे बच्चे, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं है? बात सही है ना? इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, तो वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया, उसकी शॉट भी ले लिया हो, मैंने आपको समय भी दे दिया, इसको भी रफ कर देता हूं। बाकी मैं वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या है, ये दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। अब दो या दो से अधिक भागों में कैसे टूटेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। वियोजन अभिक्रिया के पहला जो भाग होता है, जिसे मैं एक भाग ए भाग बोल देता हूं, इसे बोलते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे कि आप जान रहे हो, इसमें तापीय मतलब ताप का इफेक्ट रहेगा। इसमें क्या, ताप का इफेक्ट रहेगा। अगर वो कोई क्वेश्चन बोल दे कि वियोजन तापीय अभिक्रिया क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वह यौगिक या कोई भी यौगिक, जैसे मैंने ए और बी ले लिया और उसमें ताप का प्रभाव डाल दिया, ताप का प्रभाव, या इसमें टेम्परेचर डाल दिया मैंने, तो ये ए और बी में दो भागों में टूट गया। जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड ले लेता है, एक्स वाई जेड,
और उसमें मैंने ताप डाला, तो ताप को एक तरीके का हम डेल्टा भी डाल देते हैं। अगर ये भी सिंबल आ जाए तो समझ लेना ताप का प्रभाव है। तो ये बन गया A प्लस B प्लस C में, मतलब 3 भागों में टूट गया। तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया है। फिर यहाँ पर तापीय वियोजन अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया जिसमें ताप के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जैसे कि मैं ले लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें मैं ताप का प्रभाव डालता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें मैं ताप का प्रभाव डालता हूं। दिखाई नहीं दे रहा? X Y Z F A प्लस B अरे प्लस कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे होशियार हैं। X प्लस Y प्लस Z, ठीक है, इसे भी X Y Z कर दूं क्या? सही है ना? अब मैं कैल्शियम कार्बोनेट में ताप का प्रभाव डालता हूं तो क्या बनेगा भाई? तो ये ताप का प्रभाव डालेंगे तो बेटा एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम ताप का प्रभाव डालेंगे तो बेटा 2 भागों में टूटेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको CaO को क्या बोलते हैं? बिना बुझा बिना बुझा चूना। इसका फुल नेम वो कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना। जैसे कि आप जानते हो ये बेटा कहाँ मिलता है? आपको दुकान पे मिल जाता है। जैसे कि आप जब सफेदी करते हो, सफेदी लेने जाते हो तो आपको डेले के रूप में मिलता है, जो कंकड़ पत्थर के रूप में मिलता है बेटा, वो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप इससे तो भली बात आप परिचित हो, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर खूब फैली हुई है और उसके वजह से हमें दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप गैस को छोड़ते हो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो लेते हो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको पता लग गया तापीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये मैंने आपको भली बात आपको अच्छी तरह समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई चीज छूटनी चाहिए ना। तो डियर माय स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कि हमारा वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला हमारा है तापीय वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया होती है जिसमें ताप के प्रभाव से कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आप एग्जांपल दे सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कि वियोजन अभिक्रिया के नेक्स्ट टाइप क्या है। दूसरा हमारा आता है बी, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोई यौगिक था ए बी सी, और इसमें हमने क्या करा, सूर्य का प्रकाश डाल दिया। सूर्य का क्या डाल दिया? प्रकाश। तो ये A प्लस बी प्लस सी में टूट गया, तो ये क्या हो गया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गया, सही है ना। जैसे कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड AgCl मैं सूर्य का प्रकाश डालता हूं, ये मैं सूर्य बना दिया कंपनी वाला, ठीक है ना। तो हमारा ये Ag प्लस Cl में टूट जाएगा क्लोरीन में। और Ag क्या होता है आपका? Ag क्या होता है आपका? सिल्वर, और Cl क्या है बेटा? क्लोरीन। तो बेटा इसमें सूर्य प्रकाश डाला तो बेटा सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस है पहले से ही नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। अब क्लोरीन 2 तो सिल्वर भी अब यहाँ पर 2 हो गए। यहाँ पर सिल्वर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 2। तो ये सिल्वर क्लोराइड में टूट जाता है। सिल्वर में अलग में, क्लोराइड में अलग टूट जाता है। एक आता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। बेटा जब इसमें भी हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो बेटा ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाता है, ब्रोमाइड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ब्रोमीन 2 हैं, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है, तो उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करोगे इधर तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, तब इधर ब्रोमीन तो 2 हो गए, नहीं सिल्वर कितने हो गए? 2। अब सिल्वर कितना है? 1, तो उधर भी 2 कर लेते हैं। ये हमारी पूर्ण रूप से क्लियर हो गई। तो 2 सूर्य का प्रकाश से जो बेटा क्या होता है कोई यौगिक, अब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या दोगे कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना। और थर्ड वाला हमारा रहता है, उसको भी करा देते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं जल्दी।
तीसरा हमारा पार्ट होता है इसका सी, जिसे बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बेटा प्रभाव हुआ। जैसे कि ये एक यौगिक था ए बी, और इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। इसमें हमने क्या करा बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो बेटा ये भी किसमें, ए और बी में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? Yes, sir. बेटा वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार थे। पहला था बेटा कौन सा, पहला था प्रकाशीय, सेकंड था ऊष्मीय, और तीसरा जो आप पढ़ा रहे हो वो विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अच्छा अच्छा, तो विद्युत धारा सुधार लिख दिया मैंने, ठीक है ना। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ये इसमें बेटा इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, वे वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा की वजह से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, उसे बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। सही है नहीं सही है? कोई चीज रटनी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर हम जल को ले लें H2O को, और इसमें बेटा हम जब विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट बेटा प्रभावित करेंगे विद्युत धारा, तो बेटा ये हाइड्रोजन में अलग टूटेगा और प्लस ऑक्सीजन में अलग टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन में अलग टूटेगा, ऑक्सीजन में अलग टूटेगा। लेकिन इसको बैलेंस भी कर लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो बेटा हम इधर 2 लगा देंगे। यस सर। अब इधर 2 लगाए तो बेटा ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 2 3 4, तो बेटा 2 हम इधर लगा देंगे, पूर्ण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम हम ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें बेटा हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो बेटा Na में अलग टूट जाएगा और Cl में अलग टूट जाएगा, और ये बेटा पहले से ही बैलेंस है। तो बेटा आप नोट कीजिए। यस सर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया बेटा मैंने आपको बेटा 2 टाइप करा दिए इसके, एक था संयोजन अभिक्रिया और एक था वियोजन अभिक्रिया। तीसरा बेटा टाइप आता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा तीसरा टाइप आता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और चौथा इसका टाइप आता है कौन सा होता है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी। इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए अब ऊष्माक्षेपी, इसका मतलब है ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन। बेटा इसमें से क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा निकलेगी। जैसे कि हमने ए और बी की बेटा अभिक्रिया कराई और बन गया बेटा ए बी, प्लस बेटा क्या निकलेगी, ऊष्मा। यस। ए और बी की बेटा अभिक्रिया कराई और बन गया बेटा ए बी, और प्लस क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा बेटा ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा का उत्सर्जन है, यहाँ पर क्या है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब क्या है, अवशोषण। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। तो बेटा हम इसमें जैसे हम सपोज हमने ए और बी की अभिक्रिया कराई, एक्स वाई ले लेते हैं चलो, और बेटा ये बन गया एक्स वाई, प्लस बेटा इसमें क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित नहीं होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी। तो बेटा माइनस का साइन लगा देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल देंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा दब जाती है उसे क्या कहेंगे बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इनके एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बेटा और बनाते हैं हम। जैसे बेटा आप जानते हो चूना पत्थर आप लेके आते हो, जिसे बेटा भुजा हुआ चूना बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया बेटा हम कराते हैं, किससे कराएंगे, H2। अब एक चीज देखो,
आप जब सफेदी लेके आते हो तो सफेदी को जो आपके डेली टाइप में आती है तो उसे डाल लिया बेटा, आप कर तो नहीं देते हो, दीवार पे कर दिया वो, उसे पानी में डालते हो ना। जब पानी में डालते हो तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो बेटा आपका बुझा हुआ चूना होता है, इसकी अभिक्रिया बेटा किससे होगी? पानी के संग, जल के संग, H2O। अब बेटा आपने देखा होगा कि जब ये गर्म ये हीट करने लग जाती है, एक बेटा मिश्रण तो बनेगा, एक मिश्रण तो बनेगा, प्लस क्या करेगी बेटा? हीट करेगी। तो बेटा इसमें क्या होगी? ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। क्या होगी? ऊष्मा उत्सर्जित। जैसे आप घर पे जाओ बेटा प्रैक्टिकल करके दे सकते हो, सफेदी लेके आना और पानी में डालना, तो बेटा कुछ समय बाद ही बेटा वो अब मतलब के गर्म होने लग जाएगी, तो ऊष्मा बेटा उत्सर्जित करने लग जाएगी। बात सही नहीं सही है? मैंने किया था। तो बेटा इसकी अभिक्रिया जब से होगी तो बेटा बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा H2O H2O क्यों बनेगा? नहीं H2 ओनली H2 हाइड्रोजन। और क्या होगा बेटा? ऊष्मा निकलेगी। यहाँ पर देखिए बेटा बैलेंस सही है कि हमारा? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो बेटा इधर 2 करने पड़ेंगे हमें? नहीं, इधर 2 थे, इधर 1 था ना ऑक्सीजन। अब नहीं 2 है तो सही तो है। ऑक्सीजन एक जरा कैल्शियम है क्या? कैल्शियम है क्या? तो पूर्ण रूप से बेटा सही है। तो बेटा ये क्या हो गया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का बेटा एक मान क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। क्लियर है ना? ये OH का होल ट्वाइस भी कहते हैं। अच्छा बेटा इसको क्या बोलेंगे वैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना। हाँ, बुझा हुआ चूना। बेटा ऐसे बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। उसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। और बेटा जब पानी डाल देते हैं तो चूना बिना बुझा का बुझ जाता है, तो उसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। पानी डाल के बुझ जाता सर मतलब। बुझा हुआ चूना। बेटा ये तो बुझा हुआ चूना है, जिसका बेटा केमिकल नेम क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम है और OH क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसका नाम तो बिना बुझा हुआ चूना है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम है, वही ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम। बात सही है नहीं सही है? Yes, sir. तो बेटा ये हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर बेटा हो जाती है कंप्लीट। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दो बेटा आप देख लो बेटा ऊष्मा निकलती है इसमें, ठीक है ना? इसलिए बेटा वो वाली आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ जो बेटा आप घर पे भी यूज कर सकते हो। सही बात है नहीं सही बात है? यस सर। अब बेटा आ जाओ बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा बेटा? वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बेटा मैं NO नो मत बोलते ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराऊंगा बेटा, तो बेटा ये नाइट्रोजन प्लस बेटा ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये बेटा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा और यहाँ पर बेटा ऊष्मा क्या हो जाएगी? अवशोषित होगी। लाफिंग गैस ठीक है ना? लाफिंग गैस बेटा NO नहीं होती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप दो देखो सोडियम नाइट्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो इधर 2 लगा दे बेटा। और ऑक्सीजन भी 2 है बेटा, ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। तो बेटा ये पूर्ण क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? इसे बेटा हम बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, बट मैं इतने एग्जांपल दे रहा हूं जितना बेटा ये क्लास भी अच्छी तरह हो जाए और आपका कुछ भी छूटे नहीं। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं इस क्लास को आगे की ओर ले चलते। हमारे पास अभिक्रिया जो कि बेटा आपकी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया। चलते हैं आगे की ओर। अब सही है ना?
नंबर 5 पे आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है ये आप समझना। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होती है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि ए और बी एक यौगिक है और इसकी अभिक्रिया हो गई सी से। ए और बी एक यौगिक है जिसकी बेटा अभिक्रिया कैसे हो गई, सी से हो गई। अब क्या होगा बच्चे, ये सी जो बेटा ये प्लस का, ये माइनस का और ये है प्लस का। ये बेटा एक मित्र और मित्री समझ लो आप। ये एक मित्र एक मित्री एक संग रह रहे हैं। अब ये तीसरा वाला पर्सन आया। अब वो बोल रहा भाई तू एक काम कर भाई, इस मित्री को मुझे दे दे, ए को हटा दे। अब ए को हटाया कैसे भाई वो, अब ये ए तो मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं हटूंगा भाई, ये मेरी मित्री है, ठीक है ना। लेकिन ये सी कह रहा नहीं भाई अब मुझे इसके साथ मित्र, मतलब इसको मित्री बनाना, तू हट जा। अब ये इसको जब ही हटा सकता है डियर माय स्टूडेंट, जब इसकी पावर इससे ज्यादा होगी। अगर इसके बराबर है तो बेटा टक्का बराबर की रहेगी। इससे अगर ए से ज्यादा इसकी पावर तो बेटा ये ए को बेटा रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना, जब ही हटा सकता है। तो इसने बोला भाई शांति से कि भाई तू हट जा, ये नहीं हटा, इन दोनों फाइट हो गई। फाइट में इसने लपेट दिया इसको, ए को, इसको लपेट दिया और उसने ए को देख, ए ने देखा कि ये सी मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो ये ऑटोमेटिक हट गया। तो उसने क्या कहा, एक काम करता है मैं हट जाता हूं, तू ही आ जा। तो इसने क्या करा, सी इधर आगे जाता है तो सी बी और ए बेचा अकेला रह जाता है। तो बेटा ये समझना, बेटा समझाने का तरीका समझाया मैंने आपको, क्या समझना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, तो इसमें क्या है कि सी ने ए को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और सी खुद इधर आ गया। ये जब हटा सकता है बेटा जब ये अधिक क्रियाशील है, सी अधिक क्रियाशील है ए से, तब बेटा इसको रिप्लेस कर देगा। आपको सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है, क्योंकि ये तो बेटा एक मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया कि ये मित्र मित्री हैं, लेकिन ये तो ओनली आपको समझाने के लिए। बाकी बेटा कैसे होता है कि इसने सी ने बेटा इसको ए को कैसे रिप्लेस कर दिया। तो एक चीज समझना बेटा, एक सक्रियता श्रेणी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, ऊपर से नीचे तक बेटा मैं आपको लिख रहा हूं। इसमें सबसे ऊपर जो होंगे वो बेटा ज्यादा रिएक्टिव होंगे और जो नीचे होते जाएंगे बेटा वो कम रिएक्टिव होते जाएंगे। ये होता है बेटा कनिका, मांगे, आलू, जिंक, फिर भी है, क्यों, पारा, पारा बेटा किससे बोलते हैं, एच जी से, और एजी, सिल्वर गोल्ड ए। देखो यहाँ के क्या पोटेशियम है, एन क्या सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस जिसे आयरन में बोलते हैं, लेड, हाइड्रोजन, ये क्या लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर, ये क्या है, मरकरी जिसे पारा बोलते हैं बेटा। ये बेटा इसका, ये बेटा वो है जो पारा, बेटा आप जानते हो पारा क्या होता है, यस मरकरी, मरकरी जो थर्मामीटर में भी लगा होता है। ये बेटा इसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है, लिक्विड फॉर्म में इतनी हाई होती है डेंसिटी कि इसमें बेटा आप मतलब लोहे का सिक्का भी बेटा डालोगे तो वो भी तैरने स्विमिंग करने लगेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और ये एजी जो कि आपका है बेटा सिल्वर, और एयू क्या है बेटा आपका गोल्ड है, ठीक है ना, चांदी और गोल्ड। ये बेटा क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील बेटा कौन सा तत्व है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड। ये सबसे अधिक मतलब घटते हुए क्रम में लगे हैं ये क्रियाशील की। सबसे ज्यादा इसकी होगी पोटेशियम की, और सबसे कम ये सोना। अभी आगे बेटा आपके टॉपिक्स में आएगा तो मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। सक्रियता श्रेणी है, ये है सक्रियता श्रेणी। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा बेटा क्रिया करता है वो पोटेशियम और सोडियम। जैसे कि बेटा आप जानते हो बेटा पोटेशियम सोडियम बेटा एक ऐसे धातु हैं जिनको बेटा चाकू से पनीर की तरह काटा जा सकता है, और ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि आप
साधारण बेटा इनको बेटा हवा में आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि हवा में बेटा नमी होती है, नमी के कारण बेटा ये टच होके ही बेटा ये क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए इनको बेटा किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, जिसे बेटा मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये घटते हुए क्रम में है। कहने मतलब क्या बेटा, इस चीज से बात को समझने की कोशिश करना। इसे चाहो तो बेटा आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, कनिका, मांगे, आलू, जिंक, फिर भी, है, क्यों, पारा, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे याद कर सकते हो। और आपकी जो ट्रिक है वैसे याद कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, कनिका, मांगे, आलू, जिंक, फिर भी, है, क्यों, पारा, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें ही मैं ले रहा हूं बेटा H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और बेटा मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं जिंक से। किसे करा रहा हूं बेटा, जिंक से। तो बेटा ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब बेटा जिंक बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन कब करेगा, जब हाइड्रोजन से ज्यादा बेटा क्रियाशील होगा। बात सही है, नहीं सही है। अब बेटा देखो, क्या हाइड्रोजन से ज्यादा जिंक है क्रियाशील, तो बेटा जिंक कहां पर है, ये रहा, हाइड्रोजन कहां है, ये रहा, ये तो अच्छी तरह लपेट देगा भाई, बहुत ऊपर है नहीं तो भाई ये क्या भाई, एक काम कर भाई, तू प्यार से हट जा ना, मैं तुम्हें मार से हटा दूंगा। तो क्या भैया मैं प्यार से हट जा रहा हूं, तो जिंक का अभिक्रिया करेगा सल्फर से, सल्फेट से, तो बेटा जिंक अलग लिख लो बेटा और सल्फेट अलग लिख लिया, और बेटा ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, नहीं मैं आपको बना सिखा रहा हूं। जिंक की बेटा क्या होती है, +2 होती है, इसकी -2 होती है, कैंसिल आउट हो गए तो बेटा बन गए ZnSO4, ZnSO4 प्लस भाई अब अकेला बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा, बेचारा शांति बैठ जाएगा। बात सही है, नहीं सही है। ये बेटा होता है विस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना बच्चे? एक और बेटा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये बैलेंस सही है, Zn एक है, सही है, SO4 एक है, हाइड्रोजन 2 है, सही है बेटा। एक और ले लेते हैं, जैसे बेटा मैं ले लिया H2SO4 और इससे अभिक्रिया हो रही है बेटा पोटेशियम से, सही है ना, पोटेशियम से अभिक्रिया हो रही है। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करने की कोशिश करेगा। तो बेटा पोटेशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा क्या, तो बेटा आपने इधर देखा, पोटेशियम तो सबका बाप है, वो सबने लपेट देगा, सबसे ऊपर है, उससे बेटा वो तो सोडियम को ही लपेट देगा। तो ये इसकी क्या औकात है, चल हट जा शांति से। तो भाई ये पोटेशियम बेटा सल्फेट से विक्रिया कर लिया, वो कह भाई तू हट जा शांति से, तो बनेगा बेटा K2SO4 प्लस के H2। अब आप कहोगे सर K2SO4 क्यों बना, KSO4 क्यों नहीं बना, बेटा आवाज नहीं बिल्कुल भी, आप जानना बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो बेटा आप देखोगे कि पोटेशियम को एक तरफ रखो बेटा और सल्फेट को एक तरफ रख लिया, सही है बच्चे। इसका बेटा +1 होती है, इसकी -2। अब आपको वो सर ये कैसे लिख रहे हो आप, हमें तो याद नहीं है, तो बेटा आप कहोगे तो बेटा मैं एक घंटे की क्लास में बेटा ये पूरा अच्छी तरह समझा दूंगा कि ये कैसे लिखी जाती है, ये कैसे आती है, ये भी रटनी नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये बेटा ऑक्सीजन संख्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो K2SO4 बेटा, ये K क्या है, पोटेशियम, SO4 क्या है बेटा, सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा बेटा इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस ऐसा तो नहीं है, बैलेंस नहीं होगी। पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं, 2 और यहाँ पर कितने बेटा, 1 है, तो 2 कर देते हैं, सही है बच्चे। सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, आपके एग्जाम में जो वाले हाई स्कूल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके बेटा एग्जाम में भर के आएंगे बेटा, रिएक्शन दे देंगे वो कहेंगे संतुलित कीजिए, तो संतुलित करने के लिए 2-2 3-3 नंबर बेटा आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये बेटा आपको समझ नहीं पा रहे हो क्या, बड़े आएंगे बेटा, पहले छोटी उसमें सीढ़ी पे चढ़ोगे तो बड़ी सीढ़ी पे चढ़ोगे, बड़े भी सिखाऊंगा, टेंशन कर ले रहे हो। अभी तो बेटा ये टॉपिक चालू हुआ ही नहीं है, जो वाला रिएक्शन वाला वो मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है कि नहीं है, बात सही है ना। एक और देख ले बेटा, अगर बेटा सपोज करो मैं ले रहा हूं H2SO4 ले लिया या HCl ले लिया, बहुत हो गया H2SO4, HCl बेटा, HCl कैसे बना, H ले लिया, Cl ले लिया, H की +1 Cl की -1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया बेटा हो रही है आपकी कॉपर से, किससे हो रही है बच्चे, कॉपर से। अब कॉपर क्या कहेगा भाई, हाइड्रोजन तू शांति से हट जा, कॉपर क्या कहेगा, हाइड्रोजन तू शांति से हट जा। क्या कॉपर की इतनी औकात है कि हाइड्रोजन को हटा देगा, नहीं हटा देगा बेटा, इसलिए बेटा कहता हूं रटना मना है, रट दे तो बेटा ये कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन बेटा मैंने आपको बेटा पूरा रामबाण दे दिया। क्या कॉपर की औकात है कि हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बेटा तेरे से ऊपर हूं मैं, लपेट दूंगा, तो भाई कॉपर को नहीं ये बेटा इसको हटा नहीं पाया, तो हम क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। बात सही है नहीं सही है। सपोज करो बेटा, सपोज कर लेते हैं, सपोज करने में क्या जा रहा है, ZnSO4
अब भाई अगर हाइड्रोजन बेटा अपनी जगह लेने आया, वो कह रहा भाई तूने मुझे हटाया था, अब मैं तो ये लपेटूंगा बॉडी बना के आया। बात सही है ना? सही है। तो भाई वो कहेगा भाई तू ऐसा अपना इतिहास देख, क्या ये हाइड्रोजन जिंक को हटा देगा बेटा? हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा। जिंक कहाँ है बेटा? ये रहा। पापा है इसका, हटा नहीं पाएगा ना बेटा। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगी? नो रिएक्शन। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गई ना बेटा? इसकी बेटा डेफिनेशन क्या बोलोगे? डेफिनेशन सिंपल बोलना बेटा, जो जैसा लिखा वैसा बोल देना। क्या बोलोगे? जब अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, और जब क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब बेटा ये पूरा हो गया है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। बंदी नहीं कर रहा। चलिए अब विस्थापन है। अब आता है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बेटा 5 से था, ये आ जाएगा 6। द्विविस्थापन अभिक्रिया बेटा डिस्प्लेसमेंट था, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा इसमें क्या होगा समझना, जैसे बेटा ए और बी बेटा दो यौगिक थे बच्चे, इसकी अभिक्रिया बेटा सी और डी से हुई। सही है बच्चे? बेटा उसमें क्या था? उसमें विस्थापन अभिक्रिया था, उसमें अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को बेटा डिस्प्लेसमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल बात है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? द्विविस्थापन, मतलब 2 का विस्थापन हुआ। वहां पर विस्थापन था ओनली 1 का विस्थापन हुआ था, 1 का विस्थापन हुआ था ना। यहाँ पर किसका हुआ बेटा? 2 का। अब चाहे कम क्रियाशील वाला हो चाहे अधिक क्रियाशील वाला हो, जब एक दूसरे को हटाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा? वो दूसरी पहली वाली के पास चले जाएगा। बात सही नहीं? सही है। अब बेटा ये भी एक दो मित्र मित्री थे, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, ये बेटा प्लस है माइनस है, उनकी अभिक्रिया हुई। तो भाई ये बोल रहा है, सी बोल रहा है मैं इधर आऊंगा, उसको वो कह रहा है कोई बात नहीं बेटा आ जा। तो उसने क्या करा भाई, सी ने इसकी मित्री ले ली, तो बी के संग चले आया। अब वो क्या भाई मैं अकेला कहाँ जाऊँ? तो वो क्या तू मेरे पास चले जा, मेरी वाली के पास। तो ये ए किसके संग चले जाएगा बच्चे? डी के संग। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक दूसरे के संग आदान प्रदान होता है। सही है? जैसे कि बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4, जिसे बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं बेटा, इसकी अभिक्रिया हम NaCl के संग कराते हैं। सही है बच्चे? तो बेटा क्या होगा? ये कहेगा भाई मैं तो भाई HCl के संग जा रहा हूँ, मैं किसके संग जाऊंगा? सॉरी Cl के संग ओनली। तो वो क्या भाई सोडियम मैं क्या करूँ भाई, मैं SO4 के संग चले जाता हूँ। तो बेटा अब मुझे तो मालूम बेटा HCl बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? देखो बेटा H एक तरफ रख लिया, Cl एक तरफ रख लिया, ठीक है ना? अगर आपको मालूम है बेटा कि HCl बनना है तो आप डायरेक्टली बेटा बना दो ना, अगर मालूम नहीं है तो आप बना सकते हो, ठीक है? रटना कुछ भी नहीं है। तो बेटा हाइड्रोजन की यहाँ +1 होती है बच्चे, उसकी -1 होती है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बन जाएंगे बेटा HCl। तो एक बन गया HCl प्लस सोडियम किसके संग जाएगा बेटा? सल्फेट के संग। तो सोडियम को पहले रखना बेटा, जो पहले वाला हो पहले ही आएगा। यहाँ पर ये पहले था, पहले आया है देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम पहले है तो पहले ही आएगा, बाद में क्या आएगा? SO4, जो बाद का बाद में आएगा। ये +1 उसकी -2 बनेगा Na2SO4, Na2SO4। अब बेटा सर रिएक्शन देख ले बेटा सही है कि नहीं, बैलेंस कर लेते हैं उसको। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1। इधर 2 कर देते हैं, हो गए बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, इधर भी 2 कर देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए बच्चे? 2। तो क्लोरीन बेटा पहले से 2 हो गए हमारे। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो बेटा ये हमारी पूर्ण बैलेंस हो गई। बेटा इनके नाम क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, SO4 क्या बेटा? सल्फेट है। बात सही है? एक और देख लेते हैं। अगर मैं पोटेशियम सल्फाइड की अभिक्रिया HCl से कराता हूं, पोटेशियम सल्फाइड की अभिक्रिया HCl से कराता हूं, मोहित को बुला लो, मोहित को। एक सेकंड देखिएगा। अब जैसे कि पोटेशियम सल्फाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से होगी, तो डबल विस्थापन है बेटा, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये क्या कहेगा? हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं इधर आ जाता हूँ, और पोटेशियम कहेगा भाई मैं इधर चले जाता हूँ।
तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फर से हो जाएगी, तो बेटा बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस पोटेशियम की अभिक्रिया क्लोरीन से होगी तो बेटा बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। ये बनते कैसे बेटा? ऐसी बनती है जैसे अब मैंने आपको बनाया सिखाया, हाइड्रोजन एक तरफ ले लो, सल्फर एक तरफ ले लिया, इसकी +1 और इसकी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो H2S, जैसे ये बन गया बेटा। इसी प्रकार अगर मैं पोटेशियम की क्लोरीन से कराऊंगा बच्चे, पोटेशियम अलग रख लिया, क्लोरीन एक तरफ रख लिया बेटा, पोटेशियम की +1 होती है बच्चे और इसकी -1 होती है, क्रॉस ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बन जाएगा KCl। नाम बेटा, केमिकल नेम बेटा आप आराम से निकाल सकते हो। ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पोटेशियम है, क्लोरीन है तो पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है ना? ओके, अब मेन चीज बेटा इनको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, तो बेटा पहले से पोटेशियम को 2 कर लेते हैं। तो पोटेशियम बेटा हमने कर दिया 2। अब पोटेशियम 2 हो गए बेटा, संख्या बेटा क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1, तो इधर 2 कर देते हैं बेटा। अब यहाँ से क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन पहले से ही 2 है, तो बेटा ये हमारा पूरा बैलेंस हो गया। तो बेटा ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं बेटा? यौगिक यौगिक बेटा आपस में क्या करते हैं बेटा? मतलब आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें बेटा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इसके हिसाब से करें, वो जब होता है जब बेटा विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को बेटा विस्थापित कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या आदान प्रदान है, तो ये तो यहाँ पर सही हो गए, यहाँ पर कोई डराने वाली बात नहीं है। तो बेटा ये आपकी हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया के, पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। और बाकायदा केवल है हो गए आपके एग्जाम्पल तो और भी बन जाते हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। अपने बेटा 1 शॉट रिवीजन है, इसलिए बेटा इसको खत्म करते हैं यहीं पर। आप बेटा इसकी शॉट ले लीजिए, चलिए। अब हमारे 7वें नंबर की आती है रिडॉक्स अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिडॉक्स। बेटा आवाज नहीं, अभिक्रिया। समझना बेटा, मैं इसे 1 शॉट में समझा देता हूँ, एक ही बार में कंप्लीट करा देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होते हैं बेटा? इसमें बेटा ये 2 अभिक्रिया मिलकर बनती है रिडॉक्स अभिक्रिया। एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। जैसे बेटा आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीजन अभिक्रिया, इसमें बेटा ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चे? कमी होगी। ऑक्सीजन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण का अपना नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की होती है वृद्धि और हाइड्रोजन की हो जाती है बेटा कमी। और अपचयन अभिक्रिया में बेटा क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी बच्चे और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि। क्लियर है? अब आप जानते हो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा आप देखो ऑक्सीजन अभिक्रिया में बेटा ऑक्सीजन की वृद्धि है ना, तो नेगेटिव की वृद्धि होगी हाइड्रोजन या प्लस की पॉजिटिव की वृद्धि होगी? नेगेटिव चार्ज की क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा? वृद्धि। और पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या होंगे? कमी होगी। और बेटा यहाँ पर क्या है? आपकी ऑक्सीजन की कमी है तो नेगेटिव चार्ज की क्या होगी बेटा? कमी। मतलब ऋणावेशित बेटा कम होंगे और धनावेशित बेटा क्या होंगे? ज्यादा। क्लियर है ना? यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन पाया जाएगा और यहाँ पर बेटा आपका हाइड्रोजन पाया जाएगा। सही है ना? और इन दोनों से मिलकर बेटा एक क्रिया बनती है बेटा, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया बेटा सीधे डेफिनेशन आई, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों क्रिया होती है एक अभिक्रिया में, उसे बेटा क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। या ऑक्सीजन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के योग को ही बेटा क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना? ऑक्सीकरण में जहां बेटा ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की बेटा कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। इसे बेटा और भी रूप में जानते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसे बेटा अपचायक भी बोलते हैं और उपचयन भी बोलते हैं। तो दोनों बेटा चीज वही है।
ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां बेटा अपचयन है, ये होगा बेटा डिडक्शन रिएक्शन। इसको बेटा दो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बेटा एक आपका अपचायक अभिक्रिया बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और जहां अपचयन है इसे बेटा बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो बात वही है, नाम अलग अलग है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। तो यही चीज है बेटा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कभी अपचायक पूछ ले, उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, बेटा चीज वही है। क्लियर है ना। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, इसके लिए बेटा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कार्बन की अभिक्रिया मैं ऑक्सीजन से करा रहा हूं, या बेटा इसमें बेटा बोलते हैं कोयले का दहन, क्योंकि कार्बन बेटा कोयले का पूर्ण रूप है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, कोयला कार्बन का बेटा पूर्ण रूप है, और बेटा इसे दहन मतलब जलाएंगे, और जलती कब है बेटा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो बेटा यहाँ पर बेटा इसका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन अकेला था ना, और यहाँ पर कार्बन के संग क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन में वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई ना। तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं है, बात सही नहीं सही है, कोई दिक्कत। जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैं ऑक्सीजन से करा देता हूं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देता हूं, तो बेटा बनेगा तो आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम की +2 होती है, इसकी -2 होती है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो MgO बनेगा। इसकी बेटा ऐसे बराबर कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 कर लेते हैं, मैग्नीशियम 2 हो गए तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाते हैं। तो बेटा आप देख रहे हो मैग्नीशियम अकेला था, वृद्धि किसकी होगी बेटा, ऑक्सीजन की। तो बेटा हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन अभिक्रिया है। इसी में दोनों ऑक्सीजन होगा, तो बेटा इसमें दोनों चीज होंगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी, जिसमें बेटा एक जगह बेटा आपका हो रहा होगा बेटा ऑक्सीजन अभिक्रिया, और दूसरी हो जाएगा बेटा अपचयन अभिक्रिया। दोनों हो गए, मैं दोनों चीज समझाऊंगा आपको। ये बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर हो गई ना बेटा। अब यहाँ पर आते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की बेटा क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है ना। जैसे कि बेटा मैं सिंपल सी एक ले लेता हूं आपके लिए, जैसे मैंने लिया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें बेटा ताप का मैं प्रभाव डाला, तो बेटा ये मैग्नीशियम में अलग टूट गया, ऑक्सीजन में अलग टूट गया। तो बेटा आपने देखा यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना, और यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम अकेला रह गया, तो बेटा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है बच्चे, ऑक्सीजन की आपकी कमी हो रही है। बेटा वृद्धि होती है तो बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी बेटा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि H2O, इसका थोड़ा बार-बार बेटा रिएक्शन हो रही है, इसको बेटा आपने क्या करा बेटा, विद्युत दाब प्रभावित की इस पे, तो बेटा ये हाइड्रोजन में अलग टूट गया, और प्लस बेटा ऑक्सीजन में अलग टूट गया। तो बेटा आपने देखा यहाँ पर बेटा क्या था, ऑक्सीजन था ना यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चे, कमी हो गई। तो बेटा ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया का, अपचयन अभिक्रिया का हो जाएगा, सॉरी उपचयन जो है अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बैलेंस कर लेंगे बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन बेटा हो गए 4, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन दे रहे हैं बेटा, ये हो गए कंप्लीट। ठीक है बेटा। तो बेटा ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी पूर्ण कंप्लीट होती है, इसमें बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। अब मैं आपको दोनों को एक संग करके सिखाऊंगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में एक जगह बेटा ऑक्सीकरण हो रहा होगा और एक जगह अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटा से आते जाता ए ऑक्सीजन अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन अपचयन अभिक्रिया जहां आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जहां ऑक्सीजन अभिक्रिया और हाइड्रोजन अपचयन अभिक्रिया दोनों होती हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया और आपकी अपचयन अभिक्रिया दोनों होंगी। ठीक है, एक मैं रेडॉक्स अभिक्रिया का बेटा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कराया बेटा जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मैंने करा दी बेटा कार्बन से, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराई, तो बेटा जिंक प्लस बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।
जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एक अभिक्रिया कराई बेटा मैंने कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, तो बेटा आपका बनेगा कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए ये बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया का बेटा एग्जांपल है। आपने देखा बेटा जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया बेटा मैंने कराई है कार्बन से, तो बेटा ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट गया। एक बेटा होता है CO2, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक CO, ये होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा इसी गैस के कारण, ये बहुत जहरीली गैस होती है और इसी गैस के कारण बेटा कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर के बंद कमरे में कभी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, कभी हीटर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बेटा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा उत्पन्न हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, क्योंकि ठंडे के समय में क्या चल रहा है कि सभी बहुत से लोग अपने घरों में क्या कहते हैं हीटर लगा लेते हैं, और हीटर लगा लेते हैं तो वो हीटर को चला रहने देते हैं। तो बेटा कई केस ऐसे मिले हैं कि वहां पर बेटा ऑक्सीजन की कमी हुई है, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत जहरीली गैस है इसकी बेटा ज्यादा वृद्धि हो गई है, जिस वजह से बेटा आपके फेफड़ों में जाती है और ये आपको साइलेंस डेथ, मतलब फड़पने भी नहीं देती है, वो मार देती है। तो अगर आपको अंगीठी हुई या चूल्हा हुआ या गैस वगैरह जो भी हुए, अगर बेटा अगर आप घर पे हीटर वगैरह चलाते हो, अगर सोते हो, तो बेटा एक काम करना, उस हीटर के सामने एक बेटा कटोरे में या कोई मतलब बर्तन ले लेना, जिसमें बेटा पानी रख देना। उससे क्या होगा, पानी की नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो ऑक्सीजन बेटा बनी रहेगी, तो बेटा आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे बेटा मेरा हमेशा यही सजेशन है सभी को कि हीटर ओनली 2-3 घंटे के लिए चलाएं, नहीं सोते समय बेटा बिल्कुल बंद कर दें। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा, कई ट्रैफिकों में देखा होगा कि आप ट्रैफिक में बेटा ट्रैफिक में हो जाते हो तो उधर बेटा आपको जी घबराने लग जाता है, क्योंकि वाहन के धुओं में बेटा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कौन सी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। तो बेटा हमारे फेफड़ों में आती जाती है, जिससे बेटा हमारा जी घबराने लग जाता है। अगर बेटा हम उस समय खुले वातावरण में नहीं गए तो हो सकता है बेटा हमारी मृत्यु भी हो जाए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है। अब बेटा ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक चीज देखो, ये रिडॉक्स अभिक्रिया कैसी, बेटा यहाँ पर क्या था, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर बेटा क्या था, यहाँ पर है बेटा ओनली जिंक, यहाँ पर कार्बन क्या था, कार्बन था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इसमें देखो इन दोनों में बेटा ऑक्सीजन की क्या हो रही है, बेटा कमी हो रही है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं है ना। तो बेटा जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो वो क्या हो गया बेटा, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया हो गई बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई बच्चे, वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो बेटा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। बात सही है नहीं सही है, क्लियर है ना। इसी प्रकार बेटा इसको देखो, ये कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर बन गया कॉपर, ऑक्सीजन की बच्चे क्या हो गई, कमी हो जाती है तो अब चयन। यहाँ पर हाइड्रोजन था बच्चे और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो बेटा इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण। अगर ये बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस, ये तो बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है, तो बेटा इसको नोट करो। ये बेटा हो गई आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो डियर माय स्टूडेंट, इस वाले चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पूरा खत्म ही हो जाता है। इसका 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं, वो और करा देता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट बनता है बेटा इसका संचारण, और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है बेटा इसका विकृत गंधिता। देखिए संचारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। बेटा संचारण ये होता है जैसे कि बेटा लोहे में जंग लगना, ये क्या बेटा संचारण है। आपने देखा होगा तांबे में जंग लग जाती है बेटा किसकी, हरे रंग की, लोहे में भूरे रंग की जंग लग जाती है, तो बेटा ये संचारण होता है। संचारण मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज, कोई मेटल बेटा खराब हो जाता है, कोई धातु बेटा नमी के कारण, ऑक्सीजन के कारण खराब हो जाता है, उसे बेटा बोलते हैं संचारण, ठीक है ना। इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, रोहन, हाँ हम बेटा पेंट कर सकते हैं, हम बेटा ग्रीस लगा सकते हैं, उसको जंग को साफ कर सकते हैं, मतलब जंग लगना ही बेटा संचारण कहलाएगा। जैसे लोहे पे भूरी रंग की जंग लगती है, चांदी पे काले रंग की जंग लगती है, जैसे आपने देखा होगा बेटा चांदी कुछ समय बाद काली पड़ जाती है,
लोहा कुछ समय बाद बेटा भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि बेटा उसमें जंग लग जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार कम होता है या बढ़ता है? लोहे में जंग लगने पर बेटा लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि बेटा उसमें ऑक्सीजन की भी वृद्धि हो जाती है, उसमें नमी पानी की भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो लोहे में जंग लगना, तांबे में जंग लग जाती है बेटा हरे रंग की, लोहे में जंग लगती है भूरे रंग की और चांदी में लगती है बेटा काले रंग की। तो इनको बचाव के लिए संचारण क्या है बेटा, इसको बचाव के लिए हम लेप कर सकते हैं, मिश्र धातु का लेप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम माने क्या कर सकते हैं, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कॉपर जो तांबा होता है उसको बेटा जस्ता के संग विक्रिया करा देते हैं तो पीतल बन जाता है। यस सर। तो बेटा वो बढ़िया रहता है। कॉपर की विक्रिया जिंक के संग हो जाती है तो बेटा क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। जैसे बेटा इसमें हम क्या करते हैं बेटा, पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तो बेटा इसके बचाव है संचारण के। क्लियर हुआ ये? अब विक्रय गंधिता क्या बेटा, चीज वही है, ये मेटल के संग होती है और ये बेटा होता है आपकी खाद्य पदार्थों के संग, जैसे कि रोटी, डबल रोटी या वसा युक्त जो भी खाना है, जो तेल युक्त जो खाना है, आपने देखा होगा कि तेल युक्त खाने में कुछ समय बाद वो क्या होता है, नमी से जब क्रिया कर लेती है तो बेटा उसमें फफूंदी लग जाती है, तो यही कहलाती है बेटा विक्रय गंधिता। इसको बचाव के लिए आपने देखा होगा कि कुरकुरे चिप्स के पैकेट में बेटा नाइट्रोजन की गैस भर दी जाती है, जिससे बेटा ये बचे हैं। तो बेटा ये संचारण था, ये विक्रय गंधिता था, ये चैप्टर बेटा पूर्ण रूप से खत्म हुआ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की ओर और ये पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया है, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर को।